सत्ता में तो आ गई है, लेकिन अगला मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर तमाम तरह के कयास जारी हैं। इस बीच वसुंधरा राजे का यह सिविल लाइन बंगला 13 नंबर का, यहाँ पर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई थी। तमाम नए विधायक यहाँ पर आकर वसुंधरा राजे से मिल रहे थे। इसके बाद कहा जा रहा था कि वे शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं। हालांकि बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने, केंद्रीय नेताओं ने इस पर अपनी नाराजगी और आपत्ति भी जताई थी। इस बीच वसुंधरा राजे कल रात को दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हें बीजेपी हाईकमान ने तलब किया है थैंक यू बोलने के लिए, राजस्थान में बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए, और इसके अलावा नए मुख्यमंत्री के चेहरे पर उनकी भी रजामंदी लेने के लिए। यहां तक कि बीजेपी हाईकमान ने यदि कोई दूसरा विकल्प सोच रखा है तो उसके बारे में बताकर उनके सहमति लेने के लिए। तो वसुंधरा राजे का दिल्ली जाना, बीजेपी नेताओं से मिलना और नए मुख्यमंत्री को लेकर तमाम तरह की जो चर्चाएं हैं उसे एक बार फिर से हवा मिलने लगी है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज 24। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने रेवंत रेड्डी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सहित कई लोग मौजूद थे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले हमने प्रगति भवन की लोहे की बाड़ तोड़ दी। राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि लोग इस सरकार का हिस्सा हैं। हम कल सुबह 10 बजे ज्योतिराव फूले प्रजा भवन में एक सार्वजनिक से बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि हम शासक नहीं बल्कि सेवक हैं। हम इस क्षेत्र के विकास के लिए आपके द्वारा दिए गए अवसर का इस्तेमाल करेंगे। शपथ ग्रहण के बाद रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना राज्य का गठन संघर्षों और बलिदानों की नींव पर हुआ था। सोनिया अम्मा ने स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और समान विकास के दृढ़ संकल्प के साथ तेलंगाना का गठन किया। मल्लू बी विक्रमार्क ने तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवंत रेड्डी को तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि वो तेलंगाना की जनता और सरकार को हर संभव मदद व समर्थन देंगे। कैमरा पर्सन कलिकांत झा के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में मिली जीत के बाद आज बीजेपी संसदीय दल की पहली बैठक संसद भवन परिसर में हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमकर स्वागत किया गया और जीत का श्रेय तीनों राज्यों का प्रधानमंत्री मोदी और उनके नाम पे जो घोषणा पत्र जारी हुआ था मोदी की गारंटी, उसे दिया गया कि मोदी की गारंटी की वजह से ही तीनों राज्यों में चुनाव जीते। इसके बाद प्रधानमंत्री भी खड़े हुए और उन्होंने कहा नहीं, ये पूरे ग्रुप की जीत है, यानी कि जिस तरह पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर काम करते हैं उनकी जीत है, पार्टी के राज्य यूनिट की जीत है और टीम स्पिरिट की जीत है। साथ ही इस चुनाव के बाद जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी का अंदाज है कि एक चुनाव खत्म हुआ और उसके बाद अगले चुनाव में लग जाओ, उसी के तर्ज पे प्रधानमंत्री मोदी ने सभी सांसदों को, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र दिया और सीधे सीधे कहा कि हमारी सरकार ने काफ़ी काम किया है और आप जनता के सामने जाइए और इस बार जनता को फिर से एक बार लोकसभा चुनाव में मोदी की गारंटी के नाम से ही घोषणा पत्र जारी करके उनके बीच में हम जाएंगे। कैमरामैन कालीकांत के साथ कुमार गौरव, न्यूज 24, दिल्ली। बीते 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में शिकस्त खाने के बाद कांग्रेस अगले 8 और 9 दिसंबर को समीक्षा बैठक कर रही है, जिसमें 8 दिसंबर यानी शुक्रवार को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के नेताओं के साथ स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल नेताओं को भी इस बैठक में शिरकत करने के लिए आमंत्रित किया गया है। वहीं 9 नवंबर को यानी शनिवार को राजस्थान में पार्टी किन वजहों से हारी और उन हार के कारणों के बाद जिम्मेवारी कैसे तय होगी, इस पर अहम समीक्षा बैठक बुलाई गई है। तीनों ही राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गारंटियों के साथ कांग्रेस चुनावी मैदान में थे। वहां के स्थानीय छत्रपों को चुनाव की पूरी जिम्मेवारी दी गई थी। दिल्ली का शीर्ष नेतृत्व ने हार के बाद अपने कुछ नेताओं को कहा कि उनके चूंकि प्रबंधन और उनके चेहरे पर चुनाव हुआ है, लिहाजा हार की पूरी जिम्मेवारी वो कबूल करें। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज 24, दिल्ली। जेडीयू के भीम संसद के बाद आज बीजेपी ने अपना दलित प्रेम दिखाया है, शक्ति प्रदर्शन किया है और आज अंबेडकर समागम के नाम पर आज पटना में एक बड़ी रैली का आयोजन आज किया गया है बीजेपी की तरफ से, जिसमें बीजेपी की तरफ से तमाम जो उसके जो दलित नेता हैं वो यहाँ शामिल हुए। हालांकि मौसम खराब था, बारिश हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद बड़ी तादाद में यहाँ पे जो अंबेडकर समागम में लोग थे वो शामिल होने आए और यहाँ पर उन्होंने अपने नेताओं का भाषण सुना।
आपको बता दें कि अंबेडकर समागम के लेकर बीजेपी काफ़ी दिनों से तैयारी चल रही थी और जब से जेडीयू ने भीम संसद का आयोजन किया था और अपना जो प्रदर्शन दिखाया था और काफ़ी तादाद में दलित नेताओं को अपने साथ एकजुट होने का जो दावा किया था, उसके बाद से ही बीजेपी लगातार इस तैयारी में थी कि वो भी अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे और उसमें तमाम दलित नेता इसके लिए जुटे हुए थे। और आज पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में बीजेपी ने अंबेडकर समागम के नाम पर अपना जो तमाम जो दलित नेता थे उन्हें एक मंच पर लाने का काम किया है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। गठबंधन के कड़वे अनुभवों से गुजर रही समाजवादी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया है। पार्टी ने यह तय किया है कि वो अपने सहयोगी दलों को सीट तभी देगी जब सहयोगी दल अपने उम्मीदवार का नाम समाजवादी पार्टी को सौंपेंगे। समाजवादी पार्टी की कोर कमेटी ने यह फैसला किया है कि अब लोकसभा चुनाव को लेकर अपने सहयोगी दल के साथ सियासी तौर पर कोई भी नरमी न दिखाई जाए। चाहे कांग्रेस हो या राष्ट्रीय लोकदल या फिर इंडिया गठबंधन के दूसरे घटक दल, समाजवादी पार्टी सभी से उम्मीदवारों की सूची मांगेगी और वही सीट छोड़ेगी जिस सीट पर सहयोगी दल के उम्मीदवार की हैसियत कम से कम अपने बूते पर 1.5 से 2 लाख वोट पाने की होगी। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेताओं का मानना है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के साथ गठबंधन करने के बाद समाजवादी पार्टी ने अपने सहयोगी दलों को हैसियत से ज्यादा सीट दे दी, जिसकी वजह से गठबंधन में शामिल दल तो फायदे में गए लेकिन समाजवादी पार्टी नुकसान में चली गई। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जानकारी मिली है सूत्रों के मुताबिक कि जो एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट महुआ मोइत्रा पर दी गई है, कल वो संसद में पेश हो सकती है। आपको बता दें कि एथिक्स कमेटी ने जांच पड़ताल की थी कि संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने का जो आरोप टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर लगा था और एथिक्स कमेटी के चेयरमैन विनोद सोनकर ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दी थी और इस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि इनको निलंबन किया जाए, यानी कि उनकी संसद की सदस्या के निलंबन की सिफारिश की गई थी। कल जो है सदन में ये रिपोर्ट पेश किया जाएगा। उसके बाद आगे क्या कार्रवाई होगी ये किसी को पता नहीं है, लेकिन उसके बाद की कार्रवाई पता चलेगा कि सदस्यता जाती है या बनी रहती है। तो कल जब ये रिपोर्ट पटल पर रखी जाएगी उसके बाद भी ऐसा लगता है कि महुआ मोइत्रा का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ेगा और आशंका है कि फिर से इस मामले पे सदन में हंगामा हो सकता है। बहरहाल कल का इंतजार करना चाहिए कि कल की ये रिपोर्ट अगर पेश होती है तो उसके बाद क्या होता है। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली। मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत में जहां कांग्रेस 66 सीट पर सिमट गई और बीएसपी, सपा और निर्दलीय यहां पर सुपड़ा साफ हो गया है, वहीं भारत आदिवासी पार्टी यानी बाप से एक एमएलए जीत कर आए हैं। ये जो है कमलेश्वर डोडियार हैं जो कि विधानसभा पहुंचे हैं। खास बात यह है कि विधानसभा पहुंचने के लिए वो बाइक पर पहुंचे हैं। 350 किलोमीटर का सफर तय किया है। सैलाना से विधायक बनकर यहाँ पहुंचे हैं। कैसा मुकाबला रहा? मुकाबला तो कड़ा था, लेकिन हमने भी जो है वो सारा कोशिश किया, कोई कसर बाकी नहीं रखी हम लोगों ने इसको चुनाव लड़ने में। हम सोच रहे थे कि बीजेपी से हम चुनाव हार सकते हैं, ऐसा हम लोग सोच रहे थे, क्योंकि वो मोदी जी का भी जादू चल ही रहा है। लाडली बहने वाला सारी महिलाएं एक तरफा मूड बना ही रही थी, लेकिन हमने भी मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इसलिए हम जीत गए। बाइक से पहुंचे हैं, देखिए बाइक पर भी एमएलए लिखा हुआ है और विधानसभा में जब पहली बार पहुंचे तो इसी तरह से वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उम्मीद है कि यहाँ पर बीजेपी के साथ अगर उनकी बातचीत चलती है तो यहाँ पर उनका बीजेपी के साथ उनका गठबंधन भी हो सकता है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, भोपाल। महाराष्ट्र की शिंदे, फडणवीस और पवार सरकार का आखिरी शीतकालीन सत्र महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में आज से शुरू हुआ। इस विधानसभा सत्र के पहले दिन विपक्ष के विधायकों ने किसानों के मुद्दे पर सदन के बाहर हंगामा किया। इस सत्र के पहले ही दिन एनसीपी किसकी और दफ्तर किसका, इसको लेकर भी वहां पर घमासान देखने को मिला। एनसीपी दफ्तर के बाहर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड का नेम प्लेट लगा था। उस नेम प्लेट को हटाकर अजित पवार गुट ने उस ऑफिस पर अपना कब्जा जमा लिया। इतना ही नहीं, नवाब मलिक जेल से छूटने के बाद नागपुर में विधानसभा सत्र के लिए पहुंचे। सबकी निगाहें लगी थी कि नवाब मलिक किसके साथ बैठेंगे, शरद पवार गुट के साथ या फिर अजित पवार गुट के साथ, लेकिन नवाब मलिक बैठे अजित पवार गुट के साथ। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियन की रहस्यमय मौत के मामले में महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। शिंदे सरकार ने इस मामले में एसआईटी के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। डीआईजी लेवल के अधिकारी की देखरेख में
यह जांच होगी। इससे पहले गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पिछले शीतकालीन सत्र में एसआईटी के जांच का आदेश दिया था। वहीं अगर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की बात करें तो उद्धव ठाकरे गुट का कहना है कि एसआईटी का गठन राजनीति से प्रेरित है और बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन अगर इस मामले की बात करें तो इस मामले में दिशा सालियन की मां और उनके पिता ने कहा था कि उनको पुलिस जांच पर पूरा भरोसा है और कहीं पर भी कोई शक नहीं है। इस मामले में उनकी बेटी का चरित्र हनन नहीं किया जाना चाहिए। कैमरामैन अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24। दिल्ली के रामलीला मैदान में ये जो तमाम लोगों की भीड़ आप देख रहे हैं, ये तमाम लोग EPS 95 यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 95 से जुड़े हुए हैं, जो अपनी मांग को लेकर आज दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए हैं। और इनकी मांग यही है कि इनको इनका हक दिया जाए। ये किसी से भीख नहीं मांग रहे। इनका कहना है कि सरकार आज इन्हें जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों की, सरकार की मदद की, तो ऐसे में इनको सरकार की तरफ से मिल रहे हैं 500 रुपये, 1000 रुपये या 1200 रुपये। ज़ाहिर तौर पर इन तमाम लोगों का कहना है कि मिनिमम पेंशन जो गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेयर की जाती है वो इनको 7500 रुपये यानी कि 7500 मिलनी चाहिए, जबकि इनको मिल रहे हैं 500 से 700 रुपये या 1000 रुपये। ये तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि इस बार ये आर पार की लड़ाई के मूड में आए हैं। अगर 10 साल से पहले अभी कोई महंगाई के देखे आंकड़े देखे तो 1 रुपया तो बढ़ना था, हमको साल को 100 रुपये भी बढ़ाते तो आज हम 3-4 हज़ार तो कमा सकते थे ना। ऐसी कोई है क्या आप जमाने में कि भाई 10 साल में कोई 1 रुपया भी नहीं बढ़ा? पंतप्रधान ये सोचना था, आदमी मर गए। बिल्कुल, देखिए तमाम ये वो लोग हैं, ये कहने के सरकार इनकी भी सुनो, क्योंकि ये केवल अपना हक मांग रहे हैं। बॉर्डर पर इस समय पाकिस्तान द्वारा बैट अटैक का भी हमारे जवानों पर खतरा बना रहता है, क्योंकि पाकिस्तान ये कोशिश करता है कि रात के अंधेरे में घने कोहरे की आड़ में बैट अटैक किया जाए, लेकिन जवान बेहद ज्यादा अलर्ट रहते हैं। रात हो दिन हो एम्बुश लगाकर रखते हैं। रात के करीब 2:45 बज रहे हैं और आप देखिए कि जवान जो हैं कितने ज्यादा अलर्ट हैं और जवान बेहद ज्यादा संख्या में है। LOC के चप्पे चप्पे पर जवान जो है मौजूद है और कई घंटे तक जवान इसी तरह से घने जंगलों के बीचों बीच इन कटीली झाड़ियों में लेटे रहते हैं। और आप अंदाजा लगाइए कि कड़ाके की ठंड है, पारा 0 से नीचे है। और हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमारा यही मकसद है, हम आपको दिखा सकें कि जवान जो हैं किन हालातों के बीच 24 घंटे सरहद की रक्षा करते हैं। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पुंछ से कैमरामैन पवन के साथ। पाकिस्तान में जिस तरह से भारत के मोस्ट वांटेड जो आतंकवादी हैं उनकी धीरे धीरे करके हत्याएं होनी शुरू हो चुकी हैं और यही कारण है कि इन लोगों में भारी घबराहट पैदा हो चुकी है, चाहे वो 26/11 के साजिश करता हों या फिर लश्कर या जैश के लोग हों या फिर खालिस्तानी आतंकी हों, क्योंकि चाहे वो लाहौर में रह रहे हैं या फिर पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं, वहाँ पर जो अज्ञात हमलावर हैं वो एक एक करके इन आतंकियों को मौत के घाट उतारते हुए चले जा रहे हैं, जिसके कारण अब ISI ने जो सूत्र बता रहे हैं कि इनको सेफ हाउसेस में शिफ्ट कर दिया है और वहाँ पर पाकिस्तानी सेना का जो सुरक्षा घेरा है उसको काफ़ी सख्त किया जा रहा है। यही कारण है कि चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो या फिर सैयद सलाहुद्दीन हो या फिर दूसरे लोग हैं, उनमें भारी घबराहट पैदा हो चुकी है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। राजधानी दिल्ली के अंबेडकर भवन में हिंदुस्तान एनालिटिकल लिमिटेड की तरफ से एक कम्युनिकेशन सिस्टम की प्रदर्शनी लगाई गई, जहां इस प्रदर्शनी के माध्यम से ये बताया गया कि HAL ने नए कितने कम्युनिकेशन सिस्टम को बनाया है। इस सिस्टम को भारतीय कोस्ट गार्ड की बात करें, भारतीय नौसेना की बात करें या फिर भारतीय वायुसेना की बात करें, इस सिस्टम को उसमें लगाया गया है। आपको बता दें कि युद्ध की स्थिति में जो है कम्युनिकेशंस का सबसे अहम रोल होता है और ये जो स्किल कम्युनिकेशंस की हम बात कर रहे हैं तो सबसे अहम जो एविएशंस जो है वो LCH प्रचंड में लगाया गया है। यानी अगर दुश्मन चौतरफा वार करने की कोशिश करता है तो हमारे फाइटर पायलट को इसके बारे में सबसे पहले जानकारी मिल जाएगी, जिसको देखते हुए जो है चीन और पाकिस्तान की सीमा के पास जो है एक ऑपरेशन बोर्ड को भी बनाया जाएगा। यानी थल, समुद्र और वायु में हमारी सेना और भी ज़्यादा मजबूत होने जा रही है।
कैमरा पर्सन अजय के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। चीन में फैले हुए एक बैक्टीरिया को लेकर भारत में भी यह दावा किया जा रहा था कि माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया भारत में फैल चुका है और ख़ास तौर पर देश की राजधानी दिल्ली के एम्स में 6 से 7 मरीज भी ऐसे मिले हैं जो बच्चे हैं और उसमें माइक्रोप्लाज्मा नामक एक बैक्टीरिया पाया गया है। ये गंभीर बीमारी है। हालांकि सरकार की तरफ से इन दावों को गलत ठहराया गया है और सरकार ने गुरुवार के दिन बयान जारी करते हुए कहा है कि एम्स से मिले सभी मामले साधारण निमोनिया के हैं। इनका चीन की बीमारी से कोई ताल्लुक नहीं है। हेल्थ मिनिस्ट्री इस पर अपनी नज़र भी बनाए हुए है। ऐसे में सरकार की तरफ से, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से साफ कहा गया है कि चीन में जो बैक्टीरिया मिला है उससे एम्स में जो बच्चों में बैक्टीरिया पाया गया है उससे उनका कोई भी चीनी से संबंध नहीं है। ये नॉर्मल निमोनिया है। कैमरामैन भरत राउत के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले अयोध्या राम नगरी को एक और बड़ी सौगात। श्री राम एयरपोर्ट बनकर तैयार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। अयोध्या रामलला के मंदिर निर्माण को लेकर के तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। भगवान राम की नगरी में बना मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम एयरपोर्ट लगभग बनकर तैयार हो चुका है। माना जा रहा है कि दिसंबर यानी इस महीने के आखिरी सप्ताह में इस प्रभु श्री राम एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, जिसको लेकर के तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही 2 दिसंबर को अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय उद्यान मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने श्री राम एयरपोर्ट का निरीक्षण किया था। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 दिसंबर तक एयरपोर्ट को तैयार करने का निर्देश भी दिया था। श्री राम एयरपोर्ट लगभग हर घंटे 4 विमान संचालित हो सकते हैं। 336.59 एकड़ में बने एयरपोर्ट पर 8000 वर्ग मीटर बिल्डिंगों का निर्माण कराया गया है। इस निर्माण में 250 करोड़ रुपए की लागत आई है। आपको बता दें, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। इसमें 500 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। पंजाब सरकार की महत्वाकांक्षी फरिश्ते योजना जल्द पंजाब में लागू होने जा रही है। पंजाब सरकार ने यह फरिश्ते योजना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने स्वास्थ्य विभाग के साथ समीक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों को इलाज के लिए जो भी व्यक्ति अस्पताल ले जाएगा उसे सम्मानित भी किया जाएगा और 2000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल ले जाने वाले व्यक्ति से पुलिस या अस्पताल के अधिकारी तब तक कोई पूछताछ नहीं करेंगे जब तक वह स्वयं इसका चश्मदीद गवाह ना हो या वो खुद ना बनना चाहे। आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने भी फरिश्ते योजना लागू की थी, जिसके बाद अब पंजाब सरकार जो है इस योजना को पंजाब में लागू करने जा रही है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया फिलहाल जेल में है। 26 फरवरी से वो जेल में है। ऐसे में आम आदमी पार्टी लगातार इस प्रयास में है कि उनको जेल से बाहर निकाला जाए। शराब नीति घोटाले को लेकर लगातार उन पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है और शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब 11 दिसंबर को पुनः विचार याचिका डाली जाएगी और उस पर सुनवाई की जाएगी। सीधे तौर पर जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, अरविंद केजरीवाल या फिर आम आदमी पार्टी ये कोशिश में लगी है कि अगर मनीष सिसोदिया बाहर आते हैं तो ऐसे में ये स्पष्ट हो पाएगा कि जो अभी की परिस्थितियां हैं और शराब नीति घोटाले में जो हालात नजर आ रहे हैं उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार अभी बैकफुट पर है और अगर मनीष को जमानत मिल जाती है तो सरकार सीधे तौर पर इस पूरे मामले पर जनता के सामने रखती नजर आएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी मनीष सिसोदिया जेल में है और 11 दिसंबर को फिर से इस पूरे मामले पर सुनवाई होने वाली है। कैमरा पर्सन संजय के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। सोने चांदी के बाजारों में खरीदारी से ज्यादा बिकवाली हो रही है। दरअसल सोने की कीमत लगातार आसमान छू रही है। मौजूदा समय में सोने की कीमत जो है 64,000 प्रति 10 ग्राम जो है वो पहुंच चुका है, जिसकी वजह से लोग सोना खरीदने से ज्यादा बेच उसे ज्यादा रहे हैं। दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग की वजह से सोने के दाम आसमान छू रहे हैं और 5 राज्यों के नतीजों के बाद यह अनुमान जताया जा रहा था कि सोने और चांदी के दाम में कुछ गिरावट होगी, लेकिन नतीजों के बाद कीमतों ने और रफ्तार पकड़ ली है। सोने चांदी के व्यापार से जुड़े व्यापारियों का मानना है कि रोजाना सोने चांदी के बाजार में करीब 300 किलो सोना और 1000 किलो चांदी जो है लोग बेचने के लिए आ रहे हैं। बिकवाली ज़्यादा होने की वजह से व्यापारियों के सामने नकदी का संकट भी जो है वो मंडरा रहा है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई।
बिहार में शिक्षक बहाली के दूसरे चरण की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। यह आज यानी कि 7 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक चलेगी और इस दौरान शिक्षकों की कुल 1,22,336 सीटों के लिए करीब 8,41,000 परीक्षार्थी होंगे। पटना सहित बिहार के 5 शहरों में यह परीक्षा से शुरू हुई है। कुल 555 परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं और जिसमें आज जो परीक्षा हुई है उसमें पहली पाली में SC ST कल्याण विभाग स्कूलों के लिए HM पदों की परीक्षा हुई है, तो दूसरी पाली में संगीत और कला विषय की परीक्षा हुई जाएगी। पटना के AN कॉलेज सहित पटना में कुल 7 सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पे ये परीक्षार्थी आए हुए हैं और सबसे ये जो परीक्षा के दौरान OMR शीट का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें सभी छात्रों को अभ्यर्थियों को अपना फॉर्म भरना है और इसके में कोई गड़बड़ी की शिकायत नहीं है। लगातार सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है और जिस तरीके से पिछली बार जो छात्रों की शिकायत, अभ्यर्थियों की शिकायत थी कि क्वेश्चन काफ़ी आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए हैं, उसका इस बार ध्यान रखा गया है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। गिर के बाद बब्बर शेरों का नया ठिकाना बन रहा है भावनगर जिला। एशियाटिक शेरों के लिए देश और दुनिया में गुजरात मशहूर हो चुका है। वहीं शेरों को देखने के लिए गिर के जंगलों में दूर दूर से लोग भी आते हैं। वहीं राज्य में शेरों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। बढ़ती आबादी के साथ अब शेरों को गिर के जंगल कम पड़ने लगे हैं और वो नए ठिकानों की तलाश में गिर के आसपास के इलाकों में अपना बसेरा ढूंढ रहे हैं। वन विभाग की कोशिश है कि इन शेरों को परेशान ना किया जाए। वन विभाग के लिए ये भी चुनौती है कि नए ठिकानों की तलाश में अपना इलाका बढ़ा रहे इन शेरों को तो संरक्षण मिले ही, साथ स्थानीय लोग भी सलामत रहे, क्योंकि अक्सर शिकार की तलाश में ये बब्बर शेर गांव तक और रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं। एक सूचना के मुताबिक गुजरात में बब्बर शेरों की संख्या 700 तक पहुंच चुकी है। कैमरामैन प्रभास के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड के मौसम में कोई भी राहत नज़र नहीं आ रही है, बल्कि ठंड जो है हर रोज़ यहाँ नए माइनस के रिकॉर्ड बना रही है। बीती रात श्रीनगर में इस मौसम की सबसे ठंडी रात रही। पारा शून्य से नीचे -2.6 पर रिकॉर्ड किया गया, जो इस ठंड के मौसम में श्रीनगर में अब तक की सबसे ठंडी रात रही। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ठंड का असर और बढ़ने वाला है। कम से कम 11 दिसंबर तक यहाँ पूरी घाटी में सूखी सर्दी जारी रहेगी। दिसंबर के तीसरे सप्ताह में बताया जा रहा है कि कई जगहों पर घाटी के अंदर बारिश या बर्फबारी हो सकती है, जिसके चलते माइनस तापमान में उस समय थोड़ी यहाँ पर राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन फिलहाल जो मौसम बना हुआ है उसके चलते माइनस तापमान का अटैक लगातार जारी है। कैमरामैन मुजुब रशीद के साथ आसू साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24।